Hello students, today we are going to start our new chapter number 10, that is force and laws of motion. So now start. First, how does an object start moving? किस तरीके से कोई object move करना start करता है? We need to put some effort to make a stationary object move. For example, a push, a hit और a pull. मीन्स क्या है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें एक फोर्स अप्लाई करना, या तो हम उसे पुश करते हैं या हम उसे पुल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्चर है। इस पिक्चर की हेल्प से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट मूव। देखिए ये बच्चा इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और सेकेंड नंबर पे राइट साइड में जो बॉय है वो उसे पुश कर रहा है। एक पुल कर रहा है और एक पुश कर रहा है। इस तरीके से हम फोर्स की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं बेटा कि अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ओके, नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज अ फोर्स। ठीक है, व्हेन एवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट अ फोर्स एक्ट अपॉन दैम एंड मेक्स दैम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हैंस फोर्स कैन मीन्स क्या है, यदि हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्या होता है उसमें वो मूव करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्या होता है, हैंस फोर्स कैन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इनिशिएट मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है कि ये मोशनलेस ऑब्जेक्ट को क्या, हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, हैंस फोर्स कैन इनिशिएट मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट, मतलब ये मोशनलेस ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है, उसमें मोशन स्टार्ट कर सकता है, कौन, फोर्स। सेकेंड पॉइंट, चेंज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करने में भी चेंज करता है कौन, फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टर द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बेटा चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। अब इस पिक्चर की हेल्प से हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखिए पिक्चर नंबर जो हमारी फर्स्ट है, अ मैन यूज़ अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन मूवर। अब क्या कर रहा है ये मैन, क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस लॉन मूवर में, मतलब ये क्या था, पहले स्टेशनरी पोजीशन में था, अब ये इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसको क्या किया इसने, मूविंग कंडीशन में ले आया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पिक्चर में, साइक्लिस्ट यूजेस अ बिगर फोर्स, एक साइक्लिस्ट बिगर फोर्स को यूज कर रहा है, किस लिए, उसको बिगर फोर्स यूज कर रहा है ताकि जिससे कि उसकी साइकिल क्या हो, आगे उसको पैडल लगाता है, वो क्या करता है, एक बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है अपने बाईसाइकिल के पैडल में। ठीक है, एंड इंक्रीज इट्स स्पीड, क्यों कर रहा है, क्यों फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, ताकि उसकी जो बाईसाइकिल है इसकी स्पीड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब जो थर्ड पिक्चर है इसमें क्या हो रहा है, देखिए वहाँ पे क्या किया, फर्स्ट में तो स्टेशनरी को वो मूविंग कंडीशन में लाया, सेकेंड पिक्चर में हमें क्या बताना चाह रहा है बेटा कि स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। अब थर्ड पिक्चर में देखते हैं, अ फुटबॉलर यूजेज अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल। अब जो ये फुटबॉलर है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये प्लेयर क्या कर रहा है, ये उसके मोशन, बॉल का जो मोशन है उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, उसको किक करेगा, किक मारेगा उसमें और उसके डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट है बेटा फोर्थ नंबर पे जो है, अ बेकर यूजेस अ फोर्स ऑन हिज डफ टू शेप इट इनटू अ करी पफ। क्या कर रहा है वो, एक करी पफ, एक छोटे छोटे गोलों इसमें एक शेप में उसको चेंज कर रहा है, किसको, इस आटे को। मतलब पहले क्या है, ये फैला हुआ डफ आटा, गूंदा हुआ आटा है, और उसको क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर कोई ना कोई उसको जो करी पफ होते हैं ना उसके शेप में उसको बना रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा बेटा कि फोर्स को अप्लाई करने से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी पोजीशन से मूविंग में ला सकते हैं, यदि वो मूविंग में है तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब थे हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। ओके, तो इस तरीके से अभी हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस में क्या है। बैलेंस फोर्स देखते हैं फर्स्ट, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड
ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर। क्या कहा गया है यहाँ पे, जब हम क्या करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करते हैं अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है बेटा, वो जो इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है उसकी अपोजिट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन होती है, ठीक है। सच दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो इस कंडीशन में वो क्या करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं दूसरी डायरेक्शन में तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका अमाउंट क्या होता है, फोर्स जो हम एग्जर्ट कर रहे हैं उसका अमाउंट सेम होता है, तो इस कंडीशन में वो क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, आई होप आप इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब नेट फोर्स क्या हो जाता है जीरो, जब इक्वल होता है तो नेट फोर्स हमारा जीरो होता है, ओके। तो इस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट कुछ भी उसमें मूवमेंट नहीं होगी, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इस कंडीशन में हमने कहा कि बैलेंस फोर्स में क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट का ना ही कोई शेप चेंज करता है ना ही वो क्या करता है उसके मोशन को उसके मोशन में कोई चेंजेस आता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और क्या कर सकता है दे में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है आपको बैलेंस फोर्स से रिलेटेड, ओके। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस। हाँ, तो अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स में क्या है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जब किसी एक ऑब्जेक्ट में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो फोर्सेस होते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन अल्टर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब ये क्या कर सकता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है या मोशन में है तो क्या कर सकता है उसकी स्टेट को चेंज हो सकती है, किस फोर्स की अप्लाई करने से, अनबैलेंस फोर्स से। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा दे कैन कॉज एक्सक्रीरेशन इन एन ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सक्रीरेशन हो सकता है। दे कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है अनबैलेंस फोर्स को, इसमें एक गर्ल क्या कर रही है, इस झूले में बैठी है, एक अनबैलेंस सी सॉ वाला जो ये आपका क्या है ये झूला है, इसमें वन साइड में गर्ल बैठी है और इसके बैलेंसिंग के अनदर साइड में क्या रखा गया है, एप्पल, तो क्या कंपेयर होगा, तो इस तरीके से जो इनका बैलेंस होगा ये क्या होगा, एक वन टाइप ऑफ अनबैलेंस फोर्स के लिए यहाँ पे ये पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है बेटा, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन इट इज़ अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मीन्स क्या है फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ये भी एक टाइप का फोर्स है, तो ये वो फोर्स है जिसमें क्या होता है टू सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब इस तरीके का फोर्स क्रिएट होता है। इन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है बेटा, ये फोर्स देखिए हम इस यहाँ पे समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। देखिए फ्रिक्शन यहाँ लिखा, जो हमारा ये सरफेस है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये हमारा क्या है बेटा, सरफेस है, ये क्या कर रहा है एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हमने कुछ क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, हम इसको क्या कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको पुश करके, ठीक है। और ये पुश क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मतलब दैट मीन्स क्या हुआ, ये अनबैलेंस फोर्स है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वो हम फ्रिक्शन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये दिखाया गया है बेटा कि जो हमारा मोशन का डायरेक्शन है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का है, मतलब हमने जिस डायरेक्शन में क्या लगाया है, एक पुश किया और एक फोर्स अप्लाई किया, उस ऑब्जेक्ट ने मोशन किया, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नीचे सरफेस से भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसे हमने क्या कहा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन क्या था इसके लिए, गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन, तो इन्होंने फर्स्ट ही ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन में बताया था। सेकेंड पॉइंट है इनका, व्हेन अ मार्बल इज़ रोल्ड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन
इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। और इन्होंने कहा कि जब हम क्या करते हैं, किसी मार्बल बॉल को किसी इंक्लाइन प्लेन में ड्रॉन करते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आगे इसको, इनके ऑब्जर्वेशन को देख के जो गैलीलियोस आर्ग्यूमेंट्स, गैलीलियोस का क्या आर्ग्यूमेंट्स है, उन्होंने क्या बताया, व्हेन अ मार्बल इज़ रोल्ड डाउन फ्रॉम अ लेफ़्ट। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, राइट एंड लेफ़्ट। जब मार्बल को हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से ड्रॉन करते हैं, इट विल गो अप ऑन द अपोजिट साइड अप टू द सेम हाइट एट विच इट इज़ ड्रॉन। जब हमने यहाँ से ड्रॉन किया, फर्स्ट डायग्राम में ये बता रहा है, और सेकंड वाला जो हमारा राइट साइड है बता रहा है सेम क्या करेगा, वो वहाँ पे सेम डिस्टेंस को कवर करेगा अपोजिट साइड में। अब सेकंड में क्या बताया गैलीलियोस ने, इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन्स इज़ इक्वल। अब इंक्लाइनेशन तो हमारा इक्वल है, द मार्बल वुड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस वाइल क्लाइंबिंग अप एज ट्रेवल्ड वाइल रोलिंग डाउन। अब फिर सेकेंड वाले डायग्राम में बता रहा, जब मार्बल को क्या कर रहा है, रोलिंग डाउन किया जाएगा, क्या हो रहा है, इनका साइज़, शेप, वो चीज़ तो सेम है, इंक्लाइनेशन ऑफ जो प्लेन है वो इक्वल है, लेकिन उनका साइज़ क्या कर दिया है, स्मॉल कर दिया है। तो उसमें क्या कैसा हो रहा है, मार्बल सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट में इफ़ वी डिक्रीज़ द एंगल। अब क्या है, जो नेक्स्ट हमारा डायग्राम है, इसमें क्या कह रहा है, उसको क्या कर दिया है बेटा, डिक्रीज़ कर दिया, किस चीज़ को, एंगल को, इंक्लाइनेशन के, ऑफ द राइट प्लेन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर यूनिट इट रीचेस इट्स ओरिजिनल हाइट। तो मार्बल इस कंडीशन में भी क्या कर रहा है, अपने ओरिजिनल हाइट तक पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे इफ़ द राइट साइड। अब नेक्स्ट में क्या दिखाया गया है कि राइट साइड प्लेन, अब इसमें है बेटा नेक्स्ट एक में हमने क्या देखा, सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा था उसमें क्या था, सेम साइज़ था। ठीक है, सेकेंड वाला था इंक्लाइनेशन प्लेन्स इन इक्वल था सेकेंड वाले में। अब थर्ड वाला में हमने क्या किया था, एंगल डिक्रीज़ हो जाता है हमारा। ठीक है, अब फोर्थ में हमने देखा इफ़ द राइट साइड प्लेन इज़ मेड फ्लैट। हम राइट साइड को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, मार्बल वुड ट्रैवल फॉर एवर टू अचीव द सेम हाइट। उसी हाइट को क्या करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा जो हमारी मार्बल बॉल है। राइट, इस डायग्राम में ये बताया गया। तो अब क्या हुआ बेटा, आगे इन सभी को देखने के बाद गैलीलियोज इन्फ्रेंस में क्या होता है, वी नीड एन अनबैलेंस, है ना, उसमें क्या बताया गया, वी नीड एन, वो कहते हैं वी नीड एन अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल्स बट नो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द मार्बल इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली। जब वो यूनिफॉर्मली मूव करती है तो किसी प्रकार की फोर्स की नीड उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन अनदर वर्ड, ऑब्जेक्ट मूव एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड इफ़ नो फोर्स एक्ट अपॉन दैम। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पे जब किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो अपने कांस्टेंट स्पीड को वो बना के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, बेस्ड ऑन गैलीलियोज आइडियाज़। अब क्या हुआ, जो गैलीलियोज का ये सब जो आइडियाज़ था, ये सब जो गैलीलियोज ने बताया, किसी फोर्स और मोशन और इंक्लाइन प्लेन और मार्बल को आपस में रिलेट करके जो कुछ भी एक्सप्लेन किया, उनके ऑब्जर्वेशन को देख के, है ना, उस क्या इन्फ्लुएंस था, क्या जो हमारा गैलीलियो है, इनको आइडिया आया और इन्होंने क्या किया, न्यूटन्स प्रेजेंटेड द 3 लॉज। और इन्होंने इस तरीके से, जो हमारे साइंटिस्ट थे न्यूटन्स, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने सारा आइडिया किससे लिया, गैलीलियो से, है ना। उस आइडियाज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, प्रेजेंटेड किया कुछ लॉज, मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज दिए, जिनको हम बोलते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन। जिसमें से हम जो हमारा थर्ड लॉ है, अभी हमारे उसमें सिलेबस में इस ईयर नहीं किया है, उसको डिडक्ट कर दिया गया थर्ड लॉ को, जिसमें से हम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और आज हम इस वीडियो में ओनली केवल फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉ ऑफ इनर्सिया, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है बेटा, उसे लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इनर्सिया क्या होता है। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट पाथ और is at rest, its state would not change until and unless an external force is applied on to it।
तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है यदि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है तो वो मूविंग में ही रहेगा, यदि वो रेस्टिंग फॉर्म में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, राइट। यहाँ पे कुछ डायग्राम के हेल्प से भी बताया है बेटा हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। फर्स्ट में जो आपका देखिए डायग्राम में एक बॉल आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस बॉल में क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये हमारी बॉल रेस्ट में है, विल रिमेन्स एट रेस्ट, और ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब सेकेंड में देखिए, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, और हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो हमारा प्लेयर है अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर में हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो मोशन में आ गया है वो कंटिन्यूअसली, हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है इसी तरीके से ये क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, और इसी तरीके से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन में ये चलता रहेगा, ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट में क्या है बेटा, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब हम कोई इसमें अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, ये गोल चला जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है। ये चला गया इसमें और क्या हो गया, गोल हो गया और स्टॉप हो गया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। Hence we can say that objects oppose a change in their state of motion or rest. This tendency of objects to remain in the state of rest or to keep moving uniformly is called inertia. अब हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो अपोज करता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो उस पर लगने वाला जो फोर्स है, उसकी फोर्स के लगने को वो उसका फोर्स का वो अपोज कर रहा है। मतलब यदि वो रेस्टिंग फॉर्म में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यदि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसका अपोज करेगा। वो अपने मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्टिंग फॉर्म में है तो रेस्टिंग में ही रहना चाहिए। दिस टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो ये टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो यदि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, यदि वो मूविंग स्टेट में है यूनिफॉर्मली तो उस पे ही रहना चाहता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया। मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो अपोज कर रहा है इन सभी चेंजेस का, उसे हम कहेंगे इनर्शिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, देखते हैं हम यहाँ इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल्स। डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने इसे फील किया होगा बेटा। वी फॉल बैक व्हेन अ vehicles start moving in the forward direction because our body is in the rest state and it opposes the motion of the vehicles. क्या होता है जब कोई हम किसी बस में बैठते हैं, किसी व्हीकल्स में बैठते हैं और वो अचानक से क्या होती है, चलना स्टार्ट कर देती है, तो दैट टाइम क्या होता है, हमारा बॉडी रेस्टिंग फॉर्म में होता है और सडनली उसमें चेंजेस आ जाता है ना, वो क्या होती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी आप लोगों ने फील किया, अचानक हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे कि हम पीछे की तरफ, हमें क्या होगा, एक फोर्स हम फील करेंगे जिससे हम पीछे की तरफ चले जाएंगे, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं हम, हमारा जो मूविंग होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, उस चेंजेस का अपोज कर रहा है ना। तो ये क्या है, हमारा इनर्शिया का एक एग्जांपल है। सेकंड में हम देखते हैं वी फॉल फॉरवर्ड। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं और अचानक से क्या होता है, उसमें ब्रेक लग जाता है। तो जब ब्रेक लग जाता है तो आपने नोटिस किया कि सामने की तरफ, है ना, इसलिए क्या होता है, सीट बेल्ट लगाते हैं, नहीं तो उसको सीट बेल्ट नहीं लगाने से क्या होता है, हमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यही रीज़न है बेटा कि हम क्या हो गया, अचानक से सडनली यदि ब्रेक लगता है गाड़ी में तो हम आगे की तरफ क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, ये हमारा इनर्शिया का ही एक एग्जाम्पल है। अब है इनर्शिया एंड मास। अब डिफरेंस देखते हैं हम, इनर्शिया और मास में क्या इंटर रिलेशन है, इसे हम यहाँ पे समझेंगे। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास। जो इनर्शिया है, किसी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड होता है क्या, किस में, उसके मास में। देखते हैं वो आगे कैसे। लाइटर ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया। अब यहाँ पे कहा गया है जिस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, कम होगा, जो लाइट होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। दैट इज़ दे कैन ईज़िली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ईज़िली अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव लार्ज इनर्शिया एंड देयरफॉर दे शो मोर रेसिस्टेंस। अब क्या होता है, जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपने पोजीशन स्टेट को चेंज होने में ज़्यादा टाइम लगता है। मीन्स क्या होता है, उनमें दे शो मोर रेसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, रेसिस्टेंस शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैंस मास इज़ कॉल्ड अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, जो मास है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मेजर है किसी क्या चीज़ का, ये मेजर है किस चीज़ का, इनर्शिया का, किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मेजर हम किससे। अब इसको हम लास्ट में एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास एक खाली बकेट है और एक फुल बकेट है सैंड से, तो किसको पुश करने में आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें सैंड फिल होगी उसको आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने में। तो ये भी हमारा क्या है बेटा, इनर्शिया का ही एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनर्शिया जो होता है वो मास से मेजर करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को। तो इस तरीके से जब मैंने आपको कहा कि जो एम्प्टी बकेट है उसका मास क्या कम है और जो सैंड से फिल्ड है उसका मास ज़्यादा होगा, इस